प्रेगनेंसी पार्ट 2। एग्जामिनेशन कैसे करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। अगर रप्चर्ड एक्टोपिक है और अनरप्चर्ड एक्टोपिक है तो व्हाट विल बी द डिफरेंसेस बिटवीन द जनरल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। रप्चर्ड है तो ऑब्वियसली हाइपोटेंशन होगी ड्यू टू ब्लीडिंग एंड टैकिकार्डिया इज कंपनसेशन। एंड अनरप्चर्ड एक्टोपिक में देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट जनरल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे रप्चर्ड में एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगी, रिबाउंड टेंडरनेस, guarding and rigidity. These are the localizing signs. Guarding and rigidity, rebound tenderness, abdominal distension, and no significant findings in unruptured ectopic pregnancy. पर vaginal exam पे most significant finding दोनों ही केसेस में हमें एडनेक्सल मास देखने को मिलेगा, ठीक है, पर vaginal एग्जाम पे, और सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस देखने को मिलेगी। सो एडनेक्सल मास एंड सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। व्हाट इज सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस? इट इज़ पेन इवन ऑन टचिंग द सर्विक्स ड्यूरिंग पर वजाइनल एग्जामिनेशन। सर्विक्स को टच करने से भी पेन हो रहा है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। दिस हैपन्स ड्यू टू साल्पिंजाइटिस विच फर्दर कॉजेज पेरिटोनाइटिस। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में साल्पिंजाइटिस रहता है और उसके कारण फिर पेरिटोनाइटिस रहता है, जिसके कारण सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होती है। And cervical motion tenderness, that is salpingitis and peritonitis, happens both in ectopic pregnancy and pelvic inflammatory disease. Uterus enlarges due to endocrine changes of the pregnancy and soften, but size is smaller than period of gestation. तो ectopic pregnancy है तो प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स भी हैं, उसके कारण यूट्रस में चेंजेस आते हैं, जैसे यूट्रस एनलार्ज करती है और सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन जो साइज़ रहता है ना यूट्रस का, वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन से छोटा ही रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। जैसे केस है कि फीमेल विद 6 to 8 वीक्स ऑफ एमेनोरिया, स्पॉटिंग एंड पेन इन एब्डोमेन, वाइटल्स आर अनस्टेबल। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन रहेगा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, हमें शक है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। सो यूपीटी इज पॉजिटिव इन इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दोनों में ही यूपीटी पॉजिटिव रहता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम रिससिटेट करेंगे पेशेंट को पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। अगर लोकलाइजिंग साइंस पॉजिटिव हैं, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है, प्रेगनेंसी तो कन्फर्म यूपीटी से होगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमें पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पर लोकलाइजिंग साइंस अगर पॉजिटिव हैं तो पता चल गया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और लैप्रोटमी प्रोसीजर करेंगे। और अगर लोकलाइजिंग साइंस नेगेटिव हैं तो हम फोकस्ड असेसमेंट करेंगे फॉर फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी फॉर ट्रोमा। तो ट्रोमा में हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसको बोलते हैं फास्ट फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी इन ट्रोमा, वो करेंगे अगर लोकलाइजिंग साइंस नहीं है तो। और उस पर हमें फिर इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग अगर प्रेजेंट है, अगर दिख रही है फास्ट टेस्ट करने पे, तो फिर लेप्रोटमी करेंगे, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई है, उसके वजह से इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग हो रही है, सो हम लेप्रोटमी करेंगे। बेस्ट मैनेजमेंट फॉर ruptured ectopic is surgery, that is laparotomy. No role of medical management and no role of expectant management in ruptured ectopic pregnancy. The route of surgery, अगर वाइटल्स अनस्टेबल हैं तो लेप्रोटमी करते हैं, अगर वाइटल्स स्टेबल हैं तो लेप्रोस्कोपी करते हैं। यहाँ पे वाइटल्स अनस्टेबल थे तो हमने लेप्रोटमी करी, लेप्रोस्कोपी नहीं करी। अगर स्टेबल होते और रप्चर्ड प्रेगनेंसी होती तो लेप्रोस्कोपी करते हैं। लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी में सर्जरी कौन सी करेंगे? सर्जरी ऑफ चॉइस इज यूनिलेटरल साल्पिंजेक्टमी, साल्पिंजेक्टमी करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, ये हम देखेंगे कि उसकी पहली प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी रह चुकी हैं, हम साल्पिंजेक्टमी ही करेंगे। नो रोल ऑफ एनी अदर सर्जरी लाइक साल्पिंजोस्टमी। रप्चर्ड प्रेगनेंसी में हम साल्पिंजेक्टमी ही करते हैं, साल्पिंजोस्टमी वगैरह नहीं करते हैं। जैसे केस है कि प्राइमा ग्रेविडा पेशेंट है, पॉजिटिव यूपीटी है, मतलब प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक भी हो सकती है और इंट्रायूट्राइन भी हो सकती है, एमेनोरिया है 5 वीक का, बीपी है, स्टेबल है, तो स्टेबल है तो लेप्रोस्कोपी करते हैं। गार्डिंग रिजिडिटी प्रेजेंट है, ठीक है, कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन लोकलाइजिंग साइंस पॉजिटिव है, मतलब रप्चर्ड प्रेगनेंसी है तो साल्पिंजेक्टमी करते हैं। ठीक है, तो लेप्रोस्कोपी प्लस साल्पिंजेक्टमी। कल्डोसेंटेसिस क्या होता है? थ्रू द पोस्टीरियर फोर्निक्स ऑफ वजाइना, वजाइना के पोस्टीरियर फोर्निक्स है, ब्लड इज एस्पिरेटेड फ्रॉम द पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस में जो ब्लड कलेक्टेड है उसको एस्पिरेट करते हैं विद द सिरिंज।
हीमोपेरिटोनियम कैन बी डिटेक्टेड विद कल्डोसेंटेसिस, ठीक है। फॉर कल्डोसेंटेसिस टेक ब्लड एंड लीव इट इन द सिरिंज फॉर 5 मिनट्स। हमने ब्लड को एस्पिरेट किया फ्रॉम कल्डेसैक, 5 मिनट तक उसको छोड़ दिया। अगर वो ब्लड होगा, मतलब अगर वो ब्लड क्लोट कर रहा है तो नीडल जो है वो ब्लड वेसल में घुस गई थी और ब्लड वेसल से खून ले आई, इसलिए वो क्लोट कर रहा है, इट इज़ नॉर्मल ब्लड। लेकिन अगर वो ब्लड 5 मिनट के बाद भी क्लोट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो हीमोपेरिटोनियम से वो ब्लड लिया है हमने, और ये रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है, क्योंकि वो क्लोट नहीं करेगा, हीमोपेरिटोनियम में कलेक्टेड ब्लड क्लोट नहीं करेगा। एंड दिस इज कल्डोसेंटेसिस, स्पेकुलम सिरिंज, टेनाकिलम फोर्सेप्स फॉर होल्डिंग द सर्विक्स। देन अनदर केस है कि फीमेल है 6 से 8 वीक्स ऑफ एमेनोरिया, पेन इन एब्डोमेन, स्पॉटिंग, वाइटल स्टेबल, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो मतलब ये शक है कि प्रेगनेंसी हो सकती थी, यूपीटी करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी। फाइंडिंग्स ऑन टीवीएस विल बी फाइंडिंग्स डायग्नोस्टिक ऑफ इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, फाइंडिंग्स डायग्नोस्टिक ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फाइंडिंग्स सजेस्टिव ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो हो सकता है कि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी डायग्नोस हो जाए, एक्टोपिक डायग्नोस हो जाए, या एक्टोपिक सजेस्टिव हो जाए टीवीएस करने पे। इसमें हम टीवीएस कर रहे हैं क्योंकि हमें क्लिनिकल सिम्टम्स दे नहीं रखे कि गार्डिंग रिजिडिटी, लोकलाइजिंग साइंस है या नहीं, ये बता ही नहीं रखा, ठीक है, कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम टीवीएस करेंगे क्योंकि यूपीटी तो है वो 99% एक्टोपिक में पॉजिटिव रहता है, ठीक है, यूट्राइन में भी पॉजिटिव रहता है। तो हमने किया टीवीएस और उस पर हमें पता चल जाएगा, कुछ साइंस दिख जाएंगे। अगर प्रेगनेंसी है तो इंट्राडेसिडुअल साइन, मतलब किसी भी तरह की प्रेगनेंसी हो इंट्राडेसिडुअल साइन दिख जाएगा। अगर इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है तो 2 साइंस दिखेंगे, डबल ब्लेब साइन और डबल डेसिडुअल साइन, डबल डेसिडुअल सेक्स साइन, ठीक है। सो इंट्राडेसिडुअल साइन इन प्रेगनेंसी, डबल ब्लेब साइन और डबल डेसिडुअल सेक्स साइन विल बी इन इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। साइंस सीन ऑन द टीवीएस फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ ectopic pregnancy will be extrauterine G-sac with yolk sac और एम्ब्रियो with और विदाउट कार्डियक एक्टिविटी। यूट्रस के बाहर अगर हमें जी सैक दिख रहा है, योक सैक या एम्ब्रियो हो जिसके में विद और विदाउट कार्डियक एक्टिविटी। प्रेजेंस ऑफ जी सैक अलोन इज नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इट इज सजेस्टिव ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी सैक की सिर्फ प्रेजेंस होना, इट इज़ नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इट इज़ जस्ट सजेस्टिव ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन एक्स्ट्रा यूट्राइन जी सैक है विद योक सैक और एम्ब्रियो विद और विदाउट कार्डियक एक्टिविटी, इट इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कौन से साइंस होते हैं जो सजेस्टिव होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए? यूट्रस एम्प्टी है, मतलब सजेशन जा रहा है एक्टोपिक की तरफ। कॉम्प्लेक्स एडनिक्सल मास है, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइन seen on TVS which is suggestive of ectopic pregnancy and it is seen in 89% of cases. इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी ऑफ द मास, रिंग ऑफ फायर अपीयरेंस, जो मास होगा ना एडनिक्सल मास उसके अराउंड वेस्कुलरिटी रहेगी रिंग ऑफ फायर के रूप में, ठीक है, रिंग ऑफ फायर अपीयरेंस। दिस ऑल्सो सजेस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी सैक इन द ट्यूब विदाउट योक सैक और विदाउट एम्ब्रियो, अगर ट्यूब के अंदर जी सैक दिख रहा है लेकिन योक सैक और एम्ब्रियो नहीं दिख रहा तो दिस इज ओनली सजेस्टिव नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी सैक में अगर एम्ब्रियो और योक सैक भी दिखे देन दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन अगर जी सैक सिर्फ दिख रहा है उसमें योक सैक या एम्ब्रियो नहीं है, दिस इज ओनली सजेस्टिव ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ सजेस्टिव एक्टोपिक प्रेगनेंसी विल बी सीरियल HCG एस्टिमेशन। अगर TVS करने पर भी हमें सिर्फ सजेशन मिल रहा है कि एक्टोपिक हो सकती है, मतलब हमें एक्स्ट्रा यूट्राइन जी सैक विद योक सैक और एम्ब्रियो विद और विदाउट कार्डियक एक्टिविटी, ये हमें नहीं दिखा TVS पे, हमें सिर्फ जी सैक दिख रहा है या फिर हमें सिर्फ एम्प्टी यूट्रस दिख रही है, हमें कॉम्प्लेक्स एडनिक्सल मास दिख रहा है, हमें इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी दिख रही है मास के अराउंड इन अ फॉर्म ऑफ रिंग ऑफ फायर, तो उसके बाद हम सीरियल HCG एस्टिमेशन करते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेटरी स्कोर होता है, एक क्रिटिकल टाइटर होता है। व्हाट इज अ डिस्क्रिमिनेटरी स्कोर और व्हाट इज क्रिटिकल टाइटर ऑफ HCG? That value of HCG above which in intrauterine pregnancy on ultrasound in 100% cases G-sac will be visible in uterus। HCG की वो वैल्यू इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी में जिसके बाद अल्ट्रासाउंड पे 100% केसेस में G-sac दिखेगा यूट्रस के अंदर, और ट्रांसवेजाइनल स्कैन के लिए ये डिस्क्रिमिनेटरी स्कोर या क्रिटिकल टाइटर है ट्रांसवेजाइनल स्कैन में 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में 6500 इंटरनेशनल यूनिट्स,
विल इज़ दैट वैल्यू ऑफ HCG। जिसके बाद GSAC दिखेगा ही दिखेगा इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर। जैसे केस है कि पेशेंट HCG लेवल्स आर मोर देन 2000 एंड इंट्रायूट्राइन GSAC इज नॉट विजिबल, तो इट इज़ अ केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब HCG लेवल्स 2000 से ऊपर हैं और इंट्रायूट्राइन GSAC विजिबल नहीं है, फिर भी यूट्रस के अंदर GSAC नहीं दिख रहा, तो मतलब इंट्रायूट्राइन नहीं है, एक्टोपिक ही है। ठीक है। मैक्सिमम लेवल ऑफ HCG एट विच GSAC शुड बी विजिबल ऑन TVS इन इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी इज 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, मतलब इसके बाद तो दिखेगा ही दिखेगा। और मिनिमम लेवल ऑफ HCG एट विच GSAC कैन बी विजिबल ऑन TVS इन इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी इज 1000, और 1000 के बाद दिख सकता है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। मतलब इससे नीचे होगा तो कभी भी नहीं दिखेगा GSAC इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर, और इसके बाद दिखेगा ही दिखेगा 2000 के बाद। In early intrauterine pregnancy, the levels of HCG roughly double in 48 hours. इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज पे HCG जो है वो हर 48 घंटे में डबल हो जाते हैं उसके लेवल्स, यानी 35 से 65% से बढ़ जाते हैं। बट इन केस ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी लेवल्स ऑफ HCG इंक्रीज इन 48 आवर्स बट इंक्रीज इज लेस देन 35%। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी HCG के लेवल्स बढ़ते हैं, लेकिन वो डबल नहीं होते 48 घंटे में, या फिर वो 35% से नहीं बढ़ते। नॉन वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है, मान लो अगर बेबी अंदर ही मरा हुआ है, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ही है, तो क्या होगा HCG लेवल्स में, HCG लेवल्स विल डिक्रीज आफ्टर 48 आवर्स। ठीक है, तो अगर इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है, वायबल प्रेगनेंसी है, तो 48 घंटे में लेवल्स डबल हो जाएंगे। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो बढ़ेंगे लेकिन डबल नहीं होंगे, और अगर नॉन वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है तो लेवल्स विल फॉल। फीमेल विद 6 वीक्स ऑफ एमेनोरिया, कंप्लेंट्स ऑफ पेन एंड स्पॉटिंग, यूबीटी पॉजिटिव, TVS पे एम्प्टी यूट्रस दिख रही है और कॉम्प्लेक्स एडनेक्सल मास दिख रहा है, मतलब सजेस्टिव ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसके लिए हम इसके बाद हम क्या करेंगे, HCG लेवल चेक करेंगे। फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट स्टेप विल बी सीरियल HCG मेजरमेंट्स। इफ लेवल्स आर मोर देन 2000 इट इज क्रिटिकल टाइटर, स्टिल गेटिंग एम्प्टी यूट्रस, इसका मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, देन वी विल मैनेज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर HCG के लेवल्स 2000 से कम है तो हम 48 घंटे के लिए वेट करेंगे। अगर लेवल्स जो हैं वो डबल हो जाते हैं अगले 48 घंटे में तो इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है। अगर लेवल्स जो कम हो जाते हैं, फॉल कर जाते हैं, तो इंट्रायूट्राइन अबॉर्शन हो गया है। अगर लेवल्स इंक्रीज करते हैं, लेकिन इंक्रीज करते हैं 35% से कम, तो स्लो राइज है HCG में, इट मीन्स इट इज़ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड वी विल मैनेज दिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज लेप्रोस्कोपी। दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोजिंग एक्टोपिक। सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल्स इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी में, वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी में 35 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा बढ़ते हैं सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल्स, और अगर 5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम है प्रोजेस्टेरोन लेवल्स तो या तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर नॉन वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है। ठीक है, सो इफ सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल्स आर मोर देन 25 नैनोग्राम पर मिलीलीटर इट इंडिकेट्स viable intrauterine pregnancy, and if they are less than 5 nanogram per milliliter then it indicates non-viable intrauterine pregnancy or ectopic pregnancy. Uterine aspiration पे in ectopic pregnancy we only get only decidua, no chorionic villi will be present. अगर ectopic pregnancy है तो हमें decidua तो मिलेगी uterine aspiration पे, पर chorionic villi नहीं देखने को मिलेगी। But if it is a non-viable intrauterine pregnancy, ठीक है, तो कोरियोनिक अब मतलब हमने प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स चेक करें तो नॉन वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तो सेम लेवल्स दिखेंगे, लेस देन 5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, बाय यूट्राइन एस्पिरेशन। ठीक है, यूट्राइन एस्पिरेशन करेंगे तो एक्टोपिक में तो सिर्फ डेसिडुआ मिलेगी, कोरियोनिक विलाई नहीं दिखेंगी, और नॉन वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी में हमें कोरियोनिक विलाई भी दिखेंगी डेसिडुआ के अंदर। कौन कौन से टेस्ट नहीं करे जाते एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, एक तो हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी नहीं करते, हिस्ट्रोस्कोपी नहीं करते, कोलपोटमी नहीं करते। कोलपोटमी इज अ मेथड टू ड्रेन पेल्विक एब्सेस, इट इज़ नॉट यूज्ड इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कोलपोटमी, हिस्ट्रोस्कोपी या हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। तो टेस्ट कौन कौन से करें, सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल्स के बाद यूट्राइन एस्पिरेशन या लेप्रोस्कोपी विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सीरियल HCG मेजरमेंट्स, उससे पहले हमें TVS करना होता है, उससे पहले हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखनी होती हैं। ओके, अब है मैनेजमेंट ऑफ अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर रप्चर्ड है तो हम सीधा साल्पिंजेक्टमी करते हैं, अगर वाइटल स्टेबल हैं तो हम लेप्रोस्कोपी करते हैं, वाइटल्स अनस्टेबल हैं तो लेप्रोटमी करते हैं, और लेप्रोटमी या लेप्रोस्कोपी करके हम सीधा साल्पिंजेक्टमी कर देते हैं यूनिलैटरल, अगर रप्चर्ड प्रेगनेंसी है।
अगर अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो 3 तरीके रहते हैं, एक एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, एक मेडिकल मैनेजमेंट और एक सर्जिकल मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इज लीस्ट प्रिफर्ड, वेट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी टू रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, इट इज़ लीस्ट प्रिफर्ड, हम वेट नहीं करेंगे, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट इज बेस्ट प्रिफर्ड मैनेजमेंट, प्री रिक्वेस्टेड फॉर मेडिकल मैनेजमेंट शुड बी फुलफिल्ड, मेडिकल मैनेजमेंट करने के लिए उसके लिए कुछ प्री रिक्वेसाइट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। सर्जिकल मैनेजमेंट डन इफ प्री रिक्वेसाइट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट आर नॉट फुलफिल्ड, ठीक है। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर्ड में तो हमेशा सर्जिकल मैनेजमेंट ही होगी, ये तो पक्का है। लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी के द्वारा क्या करेंगे हम, साल्पिंजेक्टमी करेंगे अगर रप्चर्ड है तो। अनरप्चर्ड है तो कब करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर प्री रिक्वेसिट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट आर नॉट फुलफिल्ड। सो मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। वाइटल्स ऑफ मदर अगर स्टेबल हैं, जो कि सिर्फ अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी में ही होंगे, अनरप्चर्ड एक्टोपिक में ही होंगे, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे इफ वाइटल्स आर स्टेबल। वाइटल्स अगर अनस्टेबल हैं या फिर रप्चर्ड एक्टोपिक है, ठीक है, रप्चर्ड एक्टोपिक हो तो फिर चाहे स्टेबल वाइटल्स भी क्यों ना हो तो भी हम सर्जिकल मैनेजमेंट ही करते हैं रप्चर्ड में। वाइटल्स हों तो लेप्रोस्कोपी के द्वारा साल्पिंजेक्टमी, और वाइटल्स अनस्टेबल हो तो लेप्रोटमी के द्वारा साल्पिंजेक्टमी, ठीक है। लेकिन अगर अनरप्चर्ड एक्टोपिक है और वाइटल स्टेबल हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। फैमिली अगर कंप्लीट है तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट कर देते हैं, अगर फैमिली इनकम्प्लीट है तो मेडिकल मैनेजमेंट। HCG लेवल्स अगर 5000 इंटरनेशनल यूनिट से कम है तो मेडिकल से काम चल जाएगा, लेकिन अगर HCG लेवल्स हैव गॉन अबव 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स तो हमें सर्जिकल मैनेजमेंट ही करनी पड़ेगी। अगर GSEC का साइज़ लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर GSEC का साइज़ 4 सेंटीमीटर से बढ़ गया है तो सर्जिकल मैनेजमेंट ही करनी पड़ेगी। कार्डियक एक्टिविटी अगर एब्सेंट है तो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, अगर कार्डियक एक्टिविटी इज़ प्रेजेंट तो सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। इन केसेस वेयर कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट प्रिफर्ड मैनेजमेंट इज सर्जिकल, प्रेजेंट होकर कार्डियक एक्टिविटी द प्रिफर्ड मैनेजमेंट इज सर्जिकल, बट मेडिकल मैनेजमेंट कैन बी डन ऑल्दो चांसेस ऑफ फेलियर इंक्रीज। तो अगर कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है तो हम प्रेफर करेंगे कि सर्जिकल ही करें, क्यों, क्योंकि मेडिकली कर सकते हैं लेकिन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन केसेस वेयर कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट मेडिकल मैनेजमेंट शुड ओनली बी डन फॉर साइज ऑफ सैक लेस देन 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट हो तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट ही करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं अगर साइज ऑफ जेस्टेशनल सैक इज़ लेस देन 3.5 सेंटीमीटर्स, लेकिन फिर भी फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे मेडिकल मैनेजमेंट में इफ़ कार्डियक एक्टिविटी इज़ प्रेजेंट। कंडीशंस फॉर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, वेट कब करेंगे हम, अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, कोई विजिबल सैक दिख नहीं रहा और HCG के लेवल्स 200 से भी कम है विद अ फॉलिंग ट्रेंड, गिर ही रहे हैं HCG के लेवल्स, तो हम वेट कर सकते हैं, ठीक है, वरना हम मेडिकल मैनेजमेंट ही करेंगे या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट ही करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, मिथोट्रेक्सेट, ठीक है। और मिथोट्रेक्सेट किस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नहीं देते, अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो जिसमें एक इंट्रायूट्राइन हो और एक एक्टोपिक हो तो हम मेथोट्रेक्सेट नहीं देते, हम सर्जिकली ही रिमूव करते हैं जो एक्टोपिक हो उसको। डोज क्या होगी, 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया, 50 मिलीग्राम्स इंट्रामस्कुलरली देते हैं। प्रोटोकॉल क्या रहता है, सिंगल डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट दे देते हैं 50 मिलीग्राम्स। डे 1 पे इंजेक्शन दे दिया मेथोट्रेक्सेट का इंटायर डोज ऑफ 50 मिलीग्राम्स पर मीटर स्क्वायर, एंड वी विल मेजर द बेस लाइन HCG लेवल्स, ठीक है। फिर हम डे 4 पे बुलाएंगे, HCG लेवल्स को चेक करेंगे, और फिर डे 7 पे बुलाएंगे, HCG लेवल्स को चेक करेंगे। कब बोलेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो गई, अगर डिक्रीज इन HCG लेवल्स बिटवीन डे 4 एंड डे 7 आर मोर देन 15%। सक्सेसफुल मेडिकल मैनेजमेंट तभी बोलेंगे अगर डे 4 के बाद जो डे 7 पे HCG लेवल्स हैं वो 15% गिर गए हैं, 15% से ज़्यादा गिर गए हैं। इफ़ डिक्रीज ऑन डे 7 इज़ लेस देन 15% फ्रॉम डे 4 देन वी विल रिपीट द मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन। और अगर ये 15% से कम फॉल हुआ है HCG का तो हम रिपीट करेंगे मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन को। और मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं मेथोट्रेक्सेट, मतलब टोटल 3 बार दे सकते हैं मेथोट्रेक्सेट। लेकिन अगर फिर भी ये लेवल्स फॉल नहीं हो रहे 15% से ज़्यादा तो फिर हम फील्ड मेडिकल मैनेजमेंट बोलेंगे और फिर सर्जिकली ही मैनेज करेंगे।
जैसे केस है कि फीमेल विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैविंग जी सैक डायमीटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर्स, HCG इज 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट के लिए प्री रिक्विजिट को फुलफिल कर रहा है। जी सैक इज लेस देन 4 सेंटीमीटर्स, HCG आर लेस देन 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स। तो मेडिकली हमने मैनेज किया, डे 1 पे मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन दिया, डे 3 पे हमने HCG लेवल्स को चेक किया तो 32 इंटरनेशनल यूनिट्स मिले। ठीक है, तो अब ये तो बढ़ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बिटवीन डे 1 टू डे 4 लेवल्स ऑफ HCG कुड राइज। ये हमें नहीं देखना है कि डे 1 और डे 3 में क्या डिफरेंस है, वो हमें नहीं देखना है, हमें डे 4 और डे 7 के बीच में देखना है। डे 1 और डे 3 के बीच में बढ़ भी सकते हैं लेवल्स, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट। द कोज फॉर इंक्रीज इन HCG एट डे 3 इज श्रिंकिंग ऑफ द सैक, क्योंकि सैक श्रिंक कर रहा है, जी सैक श्रिंक कर रहा है, उसके वजह से HCG रिलीज हो रहा है, इसके वजह से डे 3 पे HCG लेवल्स राइज कर गए। मेन मुद्दा हमें क्या है कि डे 7 और डे 4 के बीच में लेवल्स चेक करने हैं। चेक HCG वैल्यूज ऑन डे 7, HCG शुड नॉट इंक्रीज बिटवीन डे 4 एंड डे 7। ठीक है, केस 2 है कि सेम पेशेंट है, डे 4 पे हमें 3400 इंटरनेशनल यूनिट्स देखने को मिला, डे 7 पे 4000, तो ये तो बढ़ गया, बढ़ना नहीं चाहिए था, फॉल होना चाहिए था मोर देन 15%। सो दिस इज़ अ केस ऑफ फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्टेप बिकम्स सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर बढ़ गया है लेवल्स तो फिर सर्जिकली ही मैनेज करेंगे। देन सेम पेशेंट है, डे 4 पे 3400 था, डे 7 पे 3200, तो गिरा तो है लेकिन 15% से ज़्यादा नहीं गिरा। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी टू रिपीट द इंजेक्शन ऑफ मेथोट्रेक्सेट। अगर बढ़ रहा था लेवल तो हम मेथोट्रेक्सेट नहीं देंगे, ठीक है, तो सीधा फिर हम सर्जिकली ही मैनेज करेंगे। लेकिन अगर वो कम हो रहा है लेकिन 15% से कम हो रहा है, कम गिर रहा है, तो फिर रिपीट कर देंगे मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन। सेम पेशेंट है और ये गिर गया 15% से ज़्यादा, तो मतलब इट इज़ सक्सेसफुल मेडिकल मैनेजमेंट एंड वी विल रिपीट द HCG वैल्यूज़ वीकली टिल दे आर अनडिटेक्टेबल। ठीक है, तो अगर सक्सेस मिल गई हमें मेडिकल मैनेजमेंट में तो हम हर वीक HCG वैल्यूज़ को चेक करते रहेंगे जब तक वो बिल्कुल अनडिटेक्टेबल ना हो जाए। इस थेरेपी के दौरान प्रिकॉशंस क्या लेंगे? अब जो जी सैक है वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, तो जो जी सैक ट्यूब के अंदर है वो रप्चर ना कर जाए थेरेपी के दौरान, उसके लिए हम कुछ प्रिकॉशंस भी फॉलो करेंगे। अवॉइड इंटरकोर्स एंड न्यू कंसेप्शन अंटिल HCG इज़ अनडिटेक्टेबल। जब तक HCG के लेवल्स अनडिटेक्टेबल ना हो जाए तब तक इंटरकोर्स नहीं करेंगे। अवॉइड पेल्विक एग्जामिनेशन ड्यूरिंग सर्वेलेंस ऑफ मेथोट्रेक्सेट थेरेपी ड्यू टू थियोरेटिकल रिस्क ऑफ ट्यूबल रप्चर। अवॉइड सन एक्सपोजर टू लिमिट रिस्क ऑफ मेथोट्रेक्सेट डर्मेटाइटिस। अवॉइड वाइटामिन कंटेनिंग फोलिक एसिड, क्योंकि फोलिक एसिड जो है वो मेथोट्रेक्सेट के एब्जॉर्प्शन को के साथ इंटरफेयर करता है। अवॉइड NSAIDs एज मेथोट्रेक्सेट एंड NSAID इंट्रैक्शन डिक्रीजेज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट, हैंस द चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी इंक्रीज। NSAIDs और मेथोट्रेक्सेट को कंबाइन नहीं करेंगे। अब मान लो पेशेंट में पेन हो रहा है आफ्टर थेरेपी, आफ्टर मेथोट्रेक्सेट थेरेपी, तो केस 1 है कि फीमेल ऑन मेथोट्रेक्सेट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंप्लेन्स ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट पेन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वी विल मैनेज दिस पेशेंट विद एसिटामिनोफेन। माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो रहा है तो उस पेन के लिए हम पेन किलर एसिटामिनोफेन दे देते हैं। दिस पेन इज ड्यू टू ट्यूबल अबॉर्शन और ट्यूबल डिस्टेंशन ड्यू टू हीमेटोमा। ठीक है, दिस पेन इज ओनली ड्यू टू ट्यूबल अबॉर्शन और ट्यूबल डिस्टेंशन ड्यू टू हीमेटोमा, तो एसिटामिनोफेन दे के काम चल जाएगा। लेकिन अगर फीमेल ऑन मेथोट्रेक्सेट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और कंप्लेन करती है सीवियर पेन हो रहा है उसको, तो इसके बाद अगला स्टेप होगा हम TBS करेंगे और वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये पेन जो हो वो ट्यूबल रप्चर के कारण हो। ठीक है, इतना सीवियर पेन इज़ नॉट ड्यू टू ट्यूबल डिस्टेंशन और ट्यूबल अबॉर्शन, इट मे बी ड्यू टू ट्यूबल रप्चर और हीमोपेरिटोनियम कैन बी देयर, तो उसके लिए हम TBS करेंगे, वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे। ये देख लिया हमने मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। व्हाट इज़ द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी? द रूट विल बी लेप्रोस्कोपी। लेप्रोटमी तो करेंगे ही नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि वाइटल्स आर ऑलवेज स्टेबल इन अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, सर्जरी ऑफ चॉइस विल बी, वाइटल्स अनस्टेबल भी हो सकते हैं अनरप्चर्ड एक्टोपिक में। सर्जरी ऑफ चॉइस विल बी, फैमिली अगर कंप्लीट है तो साल्पिंजेक्टमी कर देंगे, फैमिली कंप्लीट नहीं है तो साल्पिंजोस्टमी करते हैं। ठीक है, तो रप्चर्ड प्रेगनेंसी में तो हमेशा हम साल्पिंजेक्टमी ही करते थे, लेकिन अनरप्चर्ड एक्टोपिक में हमारे पास चॉइस होती है। अगर फैमिली कंप्लीट है तो साल्पिंजेक्टमी ही करते हैं, लेकिन अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है
तो साल्पिंजोस्टमी करते हैं या लीनियर साल्पिंजोस्टमी करते हैं। कैसे होती है साल्पिंजोस्टमी? वी मेक एन इंसिजन ऑन द एंटी मेसेंट्रिक पार्ट डायरेक्टली ओवर द डिस्टेंडेड ट्यूबल पार्ट। तो जो डिस्टेंडेड ट्यूब का पार्ट है उसका जो एंटी मेसेंट्रिक पार्ट है उसके ऊपर हम इंसिजन लगाते हैं। एंड वी रिमूव द एक्टोपिक बाय हाइड्रो डिसेक्शन एंड वी लीव द ट्यूब एंड इंसिजन साइट, नो सूचर्स आर रिक्वायर्ड। तो एक्टोपिक रिमूव करके बाय हाइड्रो डिसेक्शन वी लीव द ट्यूब एंड इंसिजन साइट, नो सूचर्स आर रिक्वायर्ड। और उसके बाद ये खुद हील कर जाता है बाय सेकेंडरी इंटेंशन। ठीक है, सेकेंडरी इंटेंशन से। इफ फैमिली कंप्लीट नहीं है, साइज ऑफ द जी सेक इज मोर देन 5 सेंटीमीटर्स एंड इट इज़ एन अनरप्चर्ड एक्टोपिक, सर्जरी टू बी डन इज साल्पिंजेक्टमी। ठीक है, तो फैमिली अगर कंप्लीट नहीं है तो वैसे तो हम कर लेते हैं साल्पिंजोस्टमी, लेकिन अगर जी सेक का साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर हम साल्पिंजेक्टमी ही करेंगे। ठीक है, फिर हम साल्पिंजोस्टमी नहीं करते। शुड साल्पिंजो ओवरेक्टमी बी डन इन एक्टोपिक? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या हम साल्पिंगो ओवरेक्टमी कर सकते हैं? नहीं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन ओवेरियन एक्टोपिक। ओवेरियन एक्टोपिक है तो ही हम ओवरी को काटेंगे, वरना नहीं काटेंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं डिफरेंट एक्टोपिक्स के लिए? ओवेरियन एक्टोपिक के लिए क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस है स्पीगलबर्ग क्राइटेरिया फॉर ओवेरियन एक्टोपिक, स्टडी फॉर्म क्राइटेरिया फॉर एब्डोमिनल एक्टोपिक एंड पालमैन एंड रूबिन क्राइटेरिया फॉर सर्वाइकल एक्टोपिक। पालमैन रूबिन क्राइटेरिया सर्वाइकल एक्टोपिक। पॉइंट्स टू रिमेंबर: when salpingectomy is done laparoscopically, stay near the। अब साल्पिंजेक्टमी करते वक्त हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। हमेशा इनफंडिबुलो ओवेरियन लिगामेंट के पास रहो, हमेशा इनफंडिबुलो ओवेरियन लिगामेंट के पास रहना है और इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट से दूर रहना है। इनफंडिबुलो ओवेरियन लिगामेंट के पास रह के उसको काट देना है। ठीक है, और इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट में ओवेरियन वेसल्स और नर्व्स होती हैं, और अगर इसको कट कर दिया, डैमेज कर दिया गलती से, तो मेनोपॉज लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं और अर्ली एज पे, यंग एज पे एमेनोरिया हो सकता है पेशेंट में। सो वी विल स्टे क्लोज एंड कट द इनफंडिबुलो ओवेरियन लिगामेंट एंड वी विल स्टे अवे फ्रॉम इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। और जब कोटराइज कर रहे हो ना ट्यूब को, तो यूट्रस से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि अगर गलती से यूट्रस को इंजर कर दिया तो यूट्रोपेरिटोनियल फिस्चुला बन सकता है। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी पार्ट 2।